हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अपनी नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं उत्तराखंड की। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अजय रावत जी की उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास। ये पुस्तक हम पूरी कंप्लीट करेंगे थोरोली। इस पूरी बुक को हम पढ़ने वाले हैं इस पूरी सीरीज़ में। सो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस सीरीज़ को और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए ताकि हर एक बच्चे को नॉलेज मिल सके। ठीक है, सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और आज हम सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास, जो ये अजय रावत जी की बुक है। इसमें क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, इस चीज़ को हम जस्ट इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। लेक्चर जो है वो हम नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे। आज हम प्रस्तावना जो है इस बुक की पढ़ लेंगे। ठीक है, जो प्रस्तावना इसमें दी गई है उसको हम देख लेंगे एक बार। तो हम ये कह रहे थे कि जो ये बुक है अजय रावत जी की, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है आपके हर एक उत्तराखंड के तो जितने एग्ज़ाम्स हैं उन सब में ये बुक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस बुक को बिना पढ़े आप इसमें से इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। परीक्षा वाणी का टाइम जो है अब जा चुका है, क्योंकि परीक्षा ऐसा नहीं है कि उसमें से नहीं आता है। परीक्षा वाणी से भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन परीक्षा वाणी बहुत टाइम से हमारी चल रही है, तो उसके मुझे ऐसा लगता है कि परीक्षा वाणी का एक एक शब्द, एक एक क्वेश्चन जो है अब तक के उत्तराखंड के सारे एग्ज़ाम्स में जो है रिपीट हो चुका है, बहुत बार आ चुके हैं। तो अब जो है उत्तराखंड अलग अलग बुक्स को फॉलो कर रहा है। तो ये अजय रावत है, ये भी बहुत अच्छी और बहुत पुरानी बुक हो गई है, जब से ये ट्रेंड में आई थी। तो इस बुक से जो है बहुत सारे क्वेश्चन हमें नियर पेपरों में देखने के लिए मिले हैं। तो इसी बुक को हम जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं प्रस्तावना। किसकी प्रस्तावना क्या कहती है। अजय रावत जी ने प्रस्तावना जो है किस तरह से लिखी है और अजय रावत जी ने इस प्रस्तावना में क्या कहा है। ठीक है, तो इस प्रस्तावना के अकॉर्डिंग जो है जो देवभूमि उत्तराखंड है, ये हिमालय के अंक में स्थिति भारत का वह हिमकिरीट है जो योगियों को भी नहीं, समग्र मानवता को अपनी ओर आकृष्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है कि ये जो उत्तराखंड है ये इतनी खूबसूरत जगह है और देवस्थली इसको कहा जाता है। देवभूमि नाम से उत्तराखंड जाना जाता है। तो हर एक मानव जो है इस उत्तराखंड की तरफ आकृष्ट होता है, आकर्षित होता है। हर कोई यहाँ आके रहना चाहता है, ज़्यादा नहीं, कुछ टाइम के लिए ही सही, लेकिन रहना चाहता है। जो योगीज़ हैं वो सब यहाँ पे आके, तपस्वी सारे यहीं आके तपस्या करते हैं। ठीक है, मेडिटेशन करने वाले देखिए पहाड़ों की तरफ, हिमालय की तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इतिहास गवाह है कि जो उत्तराखंड है ये अनेकता में एकता के सामंजस्य को दुर्लभ, दुरूह व साकार रूप से इस देवस्थली में प्रस्तुत होता आया है। ठीक है, जो कि कहीं और हमें असंभव सा दिखता है। उत्तराखंड की एक अनूठी विशेषता है कि यहाँ पर अपने देश के विभिन्न प्रांतों से ही नहीं, मतलब बाहर की अनेक स्थलों की जो जातियाँ हैं वो भी उत्तराखंड में आकर बस चुकी हैं। ठीक है, कई सारी जातियाँ जो है उत्तराखंड में पहले के टाइम पे आके बसी, अभी भी जो है अलग अलग लोगों का यहाँ पे आके बसना जो है चलता रह रहा है। ठीक है, ये चीज़ अभी रुकी नहीं है, लोग बाहर से आके अभी भी उत्तराखंड में बस रहे हैं। आज भी उत्तराखंड में वसाहत की जो प्रक्रिया है वो जारी है। परिणाम स्वरूप अनेक संस्कृतियों के जो संस्कृतियाँ, अनेक जातियाँ जो यहाँ उत्तराखंड में आ रही हैं, इनके समागम से उत्तराखंड एक लघु भारत के रूप में मूर्त हो उठा है। अब लघु भारत के रूप में क्यों मूर्त हो उठा है उत्तराखंड, क्योंकि भारत क्या है, भारत अनेक संस्कृतियों से मिलके बनाया ना। कई सारी संस्कृतियाँ हमारे भारत में एग्जिस्ट करती हैं। जैसे देखिए भरतनाट्यम हो गया, डांस की अगर हम बात करें तो भरतनाट्यम हो गया, उसके अलावा कथकली हो गया, कथक हो गया, बहुत सारे ये हो गया, क्या कहते हैं उसे, डांडिया डांस हो गया। तो ये सारे डांस, कितने सारे कल्चर हैं हमारे वहाँ, कितने सारे त्यौहार मनाए जाते हैं अलग अलग राज्यों में। तो इसीलिए जो हमारा भारत है वो एक
मूर्त रूप है। ठीक है, तो उसी तरह से उत्तराखंड में भी अनेक बाहर की जातियां आके बस रही हैं, जिससे उत्तराखंड को भी लघु भारत के रूप में देखा जा सकता है। अब अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड जो है प्राचीन काल से ही मानव गतिविधियों के पुष्टि यहाँ पे दिखाई देते हैं। उत्तराखंड में पाषाण युग के भी जो है कुछ उपकरण यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद अगर हम पाषाण युग के बाद की प्राचीन काल की हम बात करें तो प्राचीन काल में जो है मानव के जो शैलाश्रय, आवास के लिए जो शैलाश्रय मानव यूज़ करता था पहले प्राचीन काल में, वो भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब जब मानव जो है उन शैलाश्रय में रहता होगा तो उसने जो जो एक्टिविटीज़ वो अपनी लाइफ में करता होगा, वो सब एक्टिविटीज़ उसने उस शैलाश्रय की दीवारों पर जो है पेंट की है कह सकते हैं, या उन आकृतियों को उसने उकेरा है उन शैलाश्रयों की दीवारों पे। तो वो भी हमें जो है उसके प्रमाण भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। आपको पता होगा लखुडियार, गोरखा अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं तो आपने ज़रूर सुना होगा लखुडियार और गोरखा। ये उडियार मीन्स गुफाएं होती हैं। ठीक है, तो ये जो लखुडियार और गोरखा चमोली और अल्मोड़ा में पाई जाती हैं, वहाँ पर भी हमें कई ऐसे शैलाश्रय मिले हैं जहाँ पे अंदर पेंटिंग्स उकेरी गई हैं। तो इनको भी प्राचीन काल का ही माना जाता है। तो उन पेंटिंग से हमें पता चलता है कि उस टाइम पे क्या क्या एक्टिविटीज़ रहा करती होंगी उत्तराखंड में। ठीक है, महाश्म सभ्यता जो है वो भी यहाँ बहुत ज़्यादा फली फूली थी उत्तराखंड में। इस सभ्यता से संबंधित धसाव, कप मार्क्स, महापाषाण तथा कब्रें यहाँ के अनेक स्थलों में मिलती हैं। कप मार्क्स जानते हैं आप, और महापाषाण पत्थर वगैरह जो बड़े बड़े शैलाश्रय हो गए, कब्रें हो गई, वो सब चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। ऐतिहासिक काल में अशोक का कालसी अभिलेख, आपको पता है कालसी में एक अभिलेख अशोक का हमें प्राप्त हुआ है देहरादून के पास। तो वो भी जो है उत्तराखंड की एक महत्वपूर्ण स्थिति का परिचायक है। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि अशोक जैसे लोगों ने वहाँ पे मतलब यहाँ पे उनका भी कुछ थोड़े टाइम के लिए ही साम्राज्य रहा होगा उत्तराखंड में। इससे हमें पता चलता है क्योंकि अशोक का हमें कालसी में अभिलेख देखने के लिए मिलता है। कुड़िंद और यौधेय गणराज्यों द्वारा प्रचलित चांदी व तांबे के सिक्के भी क्षेत्र में उनकी राजनीतिक उपस्थिति, जैसे कुड़िंद और यौधेय गणराज्य जब हमारे उत्तराखंड में मौजूद थे, मैंने कहा ना बहुत सारी जातियाँ यहाँ पे आती रही उत्तराखंड में, बसती रही एक के बाद एक। तो इसी तरह से एक टाइम में कुड़िंद और यौधेय गणराज्य भी हमारे यहाँ पे हुआ करता था, जिन्होंने चांदी और तांबे के सिक्के चलाए होंगे ऐसा माना जाता है, क्योंकि उसके प्रमाण हमें मिले हैं, इसलिए ऐसा माना जाता है कि उन्होंने चांदी और तांबे के सिक्के चलाए होंगे, जिससे उनके उस क्षेत्र में राजनीतिक स्थिति का हमें पता चलता है। क्यों चांदी और तांबे के सिक्के से कैसे पता चलता है? जब हो सिक्के का यूज़ क्यों करते हैं? लेन देन के लिए, व्यापार वगैरह के लिए और कई सारे, तो वहाँ पे एक राजनीतिक उपस्थिति की जानकारी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, जहाँ पे व्यापार वगैरह होता है। तो रणीहाट की खुदाई में भी जो है इस तरह के एक रोचक तथ्य हमें देखने के लिए मिलते हैं। कुड़िंदों के बाद, मतलब कुड़िंद जब आए, कुड़िंदों के कुछ समय के बाद उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, जब कुड़िंद लोग आए, कुड़िंद के बाद कुछ टाइम के लिए पॉज हो गया है, उसके हमें कोई तथ्य या फिर प्रमाण हमें देखने के लिए नहीं मिले हैं। एक प्रमाण हमें देखने के लिए मिला है प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति जो है समुद्रगुप्त का है ना, प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद में। तो वहाँ पे हमें उसके उल्लेख में हमें क्या मिलता है? कर्तपुर के शासक, वहाँ उस प्रयाग प्रशस्ति में ऐसा कहा गया है कि तो कर्तपुर का जो शासक था वो भी समुद्रगुप्त को कर प्रदान करता था, ऐसा वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो कुड़िंदों के बाद जो कार्तिकेयपुर के जो शासक हैं उनके बारे में हल्की सी एक झलक दिखाई देती है उस प्रयाग प्रशस्ति में। उसके अलावा हमें कोई भी वहाँ पे कुड़िंदों के बाद के कुछ टाइम के प्रमाण हमें देखने के लिए नहीं मिलते हैं, या हमें कोई प्रमाण ऐसे नहीं मिले हैं। ठीक है, एक तालेश्वर नामक स्थान पर 2 ताम्रपत्र महत्वपूर्ण हैं जो पौरव वंशी शासकों द्वारा शासन करने की हमें सूचना देते हैं। ठीक है, चमोली में तालेश्वर नामक स्थान पर 2 ताम्रपत्र हमें मिले हैं जो वहाँ पर क्या देते हैं? पौरव वंशी शासकों द्वारा शासन करने की सूचना देते हैं। फिर अगर हम बात करें 7वीं सदी ईस्वी के उत्तरार्ध से 11वीं सदी ईस्वी तक। ठीक है, 7वीं से, अभी हम दूसरी शताब्दी से स्टार्ट हुई थी पढ़ना, अभी हम 7वीं से अगर हम उसके बाद की, मतलब 7वीं सदी के बाद की बात करें, 11वीं सदी तक हमें उत्तराखंड के क्षेत्र के बारे में ऐसे कुछ कत्यूरी सम्राटों के कार्यकलापों का साक्षी रहा है। इस काल की विस्तृत जानकारी
कत्यूरी सम्राटों द्वारा जारी किए गए ताम्रपत्र। अब कत्यूरी जो सम्राट यहाँ पे आए, ठीक है, कुडिंदो के बाद का कुछ टाइम तो गायब रहा, लेकिन उसके बाद जब कत्यूरी आए कुडिंदो के बाद, तो वहाँ पे हमें उनके क्रियाकलापों की जानकारी जो है उनके द्वारा जारी किए गए ताम्रपत्रों से, शिला अभिलेखों से, शिला में उन्होंने जो अभिलेख लिखे उनसे, और जो उन्होंने मूर्तियाँ निर्मित की, प्रतिमाएं बनाई, मंदिरों एवं जागर तथा अनुश्रुतियों से हमें उनके बारे में कुछ जानकारी जो है प्राप्त होती है। ठीक है, 10वीं सदी ईस्वी से कत्यूरी राज्य का विघटन प्रारंभ हो गया था। 11वीं सदी तक हमें देखने के लिए मिलता है, और 10वीं सदी से जो है इसका विघटन प्रारंभ होने को लग गया था। उत्तराखंड के पृथक पृथक क्षेत्रों में जो अलग अलग मांडलिक राजा, ठीक है, क्यों हुआ कत्यूरी राज्य का जो हमें विघटन देखने के लिए क्यों मिलता है, वो हमेशा कोई भी राज्य तब टूटता है जब वहाँ पे छोटे छोटे गुट बनने लग जाते हैं, है ना। तो इसी तरह से कत्यूरियों में भी अलग अलग मांडलिक राजा जो है शासन करने लगे थे, सब अपने अपने एरिया में शासन करने लगे थे, इसलिए कत्यूरी जो है आगे चलकर जो है विघटन की स्थिति में आ गया था। फिर कत्यूरियों के बाद हमें गढ़वाल में परमार वंश और जो कुमाऊँ है वहाँ पे चंद वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, परमार वंश और चंद वंश कत्यूरियों, इस बुक में बेसिकली हल्का फुल्का कुडिंद और कत्यूरी के बारे में दिया है। उसके बाद यहाँ पे चंद डायनेस्टी यानी कि चंद वंश और परमार वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। एक चैप्टर पूरा इसमें चंद वंश का होगा जो कुमाऊँ के बारे में विस्तृत जानकारी देगा, और एक जो चैप्टर होगा वो पूरा परमार वंश के बारे में होगा जो हमें पूरी गढ़वाल के बारे में जानकारी देगा। और फिर गढ़वाल और कुमाऊँ के मध्यस्थ क्या क्या संबंध रहे, उनके बीच किस लिए युद्ध हुए, क्यों वहाँ पे लड़ाइयाँ होती थी कुमाऊँ और गढ़वाल के बीच में, ये सारी जानकारी भी हमें उन 2 चैप्टरों में देखने के लिए मिलेगी। तो हम उसको लाइन वाइज पढ़ेंगे, पहले हम कुमाऊँ के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम गढ़वाल के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि जब ये चंद और पवार वंश यहाँ पे हुए, तो इनके बाद चंद और पवार के बाद पहले कुमाऊँ, फिर कौन आए, नेपाल के गोरख्याली लोग आए। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे युद्ध किया और वो जीते, और उन्होंने जो है अपने कब्जे में ले लिया कुमाऊँ और गढ़वाल को। इस तरह के हम जानकारी इस बुक में देखने वाले हैं। तो 1790 पहले जो नेपाल के गोरखा लोग थे उन्होंने सबसे पहले कहाँ अपना कब्जा जमाया, कुमाऊँ क्षेत्र में, उसके बाद उन्होंने गढ़वाल क्षेत्र में भी अपना कब्जा जमाया। तो अगर हम बात करें कि कुमाऊँ क्षेत्र में जो नेपाल के गोरखाली लोग आए थे वो कब उन्होंने किया था, तो 1790 में कुमाऊँ में उन्होंने कब्जा किया था, और 1804 में उन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। तो लगभग 25 वर्ष शासन करने के बाद, ठीक है, लगभग उन्होंने, जो नेपाल के गोरखा लोग थे, उन्होंने उत्तराखंड में लगभग 25 वर्ष शासन किया, जिसके बाद उत्तराखंड के लोगों ने, जो राजा महाराजा थे उत्तराखंड के, उन्होंने तब तक अंग्रेज़ों का भी जो है यहाँ पे वर्चस्व स्थापित हो चुका था, तो उन्होंने अंग्रेज़ों से हेल्प ली और उनसे एक डील की कि अगर तुम हमें जिता देते हो तो इतना एरिया हम, जितना तुम्हारी होगी उतना हम तुम्हें दे देंगे, तुम्हारा हिस्सा। तो इस तरह से जो है अंग्रेज़ों ने उनको हेल्प की गोरखालियों से मुक्ति दिलाने में, और अंग्रेज़ों ने जो है 1815 में गोरखों को हराकर या पराजित करके गढ़वाल और कुमाऊँ को गोरखालियों से आज़ाद कराया। ठीक है, इसके बाद अब अंग्रेज़ों ने कुछ सोच के ही कराया होगा, उसके बाद कुछ टाइम के लिए यहाँ पे जो है उत्तराखंड में भी अंग्रेज़ों का शासन स्थापित हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अंग्रेज़ों के आगमन उत्तराखंड में भी हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के नियम कानून उत्तराखंड पर भी चलने लगे। अंग्रेज़ों ने तिब्बत और नेपाल से अपने आंतरिक व्यापार के लिए कुमाऊँ और गढ़वाल को विजित किया था। मेन मकसद अंग्रेज़ों का क्या था, उनको नेपाल के गोरखालों को से उत्तराखंड को आज़ादी देने लगा। जो मेन मकसद था वो था तिब्बत और नेपाल से अपने आंतरिक व्यापार के लिए कुमाऊँ और गढ़वाल का यूज़ करना। ठीक है, फिर 1854 से 1856 तक एक क्रीमियम युद्ध चला था, और 1856 ईस्वी की पेरिस की संधि की वार्ता के परिणाम स्वरूप जो रूस का जो भूमध्य सागर तथा काला सागर की ओर विस्तार जो है प्रतिबंधित हो गया। अब ये आप संसार के मैप में देखेंगे, ये एक इन्होंने लाइन दे रखी है, इसमें हम डीप नहीं घुसते हैं, लेकिन अगर आपको डीप घुसना है तो आपको इसके लिए संसार के मैप की ज़रूरत होगी। हाँ, अगर भारत के भूगोल की बात होती तो उसमें ये इंपॉर्टेंट हो सकता था, लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप यहाँ पर भारत के भूगोल के
आपके सिलेबस के हिसाब से 1854 से 56 तक क्रीमियम युद्ध याद कर सकते हैं, और पेरिस शांति वार्ता जो है 1856 में थी, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वन लाइनर में आपका बन सकता है। तो इस वार्ता जो पेरिस शांति वार्ता थी, क्योंकि रूस वाले, अब यहाँ पे पेरिस शांति वार्ता क्यों कहा गया है, क्योंकि जो रशियन लोग थे, ये लोग इधर को भारत की तरफ को आ रहे थे तिब्बत के रास्ते। ठीक है, ये लोग भारत की तरफ तिब्बत के रास्ते आ रहे थे, लेकिन अंग्रेज नहीं चाहते थे कि रशियन लोग भारत की तरफ रुख करें, क्योंकि अगर रशियन लोग इधर आते तो अंग्रेज़ों का जो वर्चस्व है वो ढीला पड़ सकता था। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने तो अपनी धाक जमा ली थी, उनका व्यापार भारत से अच्छा चल रहा था, तो वो क्यों चाहेंगे कि कोई अन्य शक्ति जो है यहाँ प्रवेश करे। तो वो नहीं चाहते थे कि रूस के लोग जो है इधर आए। तो इस जो ये युद्ध हुआ और पेरिस शांति हुई 1856 में, उसके तहत जो है भूमध्य सागर और काला सागर की ओर विस्तार प्रतिबंधित हो गया रूस का। ठीक है, अस्तु तो इसीलिए जो है रूस ने पश्चिम तिब्बत के रास्ते भारत में प्रवेश करना सुनिश्चित किया। अब जो वहाँ पे क्रीमियम युद्ध के तहत पहले जो रूस भारत में व्यापार करने आता था ना, आप संसार का मैप देख लीजिए, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप देख लीजिए कि पहले जो रूस था वो एशिया में ऊपर की तरफ से घूम के भारत से व्यापार करने आता था, समुद्र के रास्ते से, काला सागर और भूमध्य सागर के रास्ते से। तो क्रीमियम युद्ध जो हुआ वो रशिया के इधर आने के लिए प्रतिबंधित हो गया। मतलब अब जो है रशिया का काला सागर और भूमध्य सागर के रास्ते आना प्रतिबंधित हो गया 1856 की पेरिस वार्ता, शांति वार्ता के परिणाम स्वरूप। अब रूस वालों ने क्या सोचा कि हम लोग जो है तिब्बत के रास्ते, उनको सीधा पड़ रहा था तिब्बत के रास्ते भारत आना, तो उन्होंने सोचा हम तिब्बत के रास्ते आते हैं। लेकिन अंग्रेज नहीं चाहते थे कि जो है बाहरी शक्ति हमारे यहाँ प्रवेश करे भारत में और कोई भी हमें नुकसान उठाना पड़े। तो इसीलिए जो है अंग्रेज़ों ने उनको यहाँ पे आना, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि इतनी आसानी होगी वहाँ से आने में। तिब्बत का रास्ता आपको पता है कि अभी इतना टफ़ है, तो उस टाइम पे कितना टफ़ होगा। तो जो तिब्बत का रास्ता था वो बहुत ही ज़्यादा कठोर था। तो ब्रिटिश सरकार की तिब्बत को हस्तगत कर उस पर, अब जो ऐसा नहीं है कि जो अंग्रेजी लोग थे, अंग्रेजी ब्रिटिशर्स जो थे वो तिब्बत में कोई वो करना चाहते थे, वहाँ पे हस्तक्षेप करना चाहते थे तिब्बत में, या उस तिब्बत में जाके अपना कब्ज़ा करना चाहते थे। ऐसी उनकी कोई भी मंशा नहीं थी, क्योंकि वहाँ जाने के लिए बहुत गट्स चाहिए। तिब्बत में बहुत ज़्यादा खतरनाक वहाँ रास्ता हुआ करता था और सड़कों की बिल्कुल भी अभाव था। तो वो बस ये चाहते थे कि रूस वाले इधर की साइड को ना आए करके। तो यहाँ पे जो लिखा है कि पश्चिमी तिब्बत से भारत में प्रवेश करने के लिए कुमाऊँ तथा गढ़वाल ही सर्वाधिक सहज और सरल प्रवेश मार्ग थे। ठीक है, क्योंकि ये रूस के लिए सहज और सरल प्रवेश मार्ग थे, क्योंकि रूस जो है नज़दीक है तिब्बत से भारत के रास्ते में। ब्रिटिश सरकार की तिब्बत को हस्तगत करने की जो है बिल्कुल भी भावना नहीं थी। बस उन्हें क्या था कि रूस का तिब्बत में तिल मात्र भी प्रभाव, मतलब वो नहीं चाहते कि रूस का तिब्बत में कोई भी प्रभाव पड़े, क्योंकि तिब्बत से होते हुए भारत की सीमाओं पर जो है खतरे के बादल उनसे मंडरा सकते थे, ऐसा इस बुक में प्रस्तावना में बताया गया है। तो रूस तथा भारत की सीमाओं पर स्थित तिब्बत एक ऐसा देश था जो दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा था। ये सब मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ये जो रूस और भारत की सीमाओं पर जो तिब्बत देश था, ये बहुत पर्वत श्रृंखलाओं से, ऐसी पर्वत श्रृंखलाएं नहीं, दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ था। यहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं हमेशा आने की संभावना रहती थी। हर क्षण जो है वहाँ के वासियों के जीवन को दुष्प्रभावित कर उन पर कहर बरपाने की आरूढ़ रहती थी, जो ये प्राकृतिक आपदाएं थी। ठीक है, तो वहाँ के लोगों का खुद का जीवन भी बहुत कठिन स्थितियों से होकर गुजरता था। सड़कों के नितांत अभाव के कारण यहाँ के निवासियों के लिए सहयोग और सहायता आकाश कुसुम हो गए थे। ठीक है, आकाश कुसुम यहाँ पे एक मुहावरे के तौर पे लिया है। तो सड़कों का इतना अभाव था कि वहाँ के निवासियों के लिए कोई अच्छी सहयोग या फिर सहायता भी देखने के लिए नहीं मिलती थी। तिब्बत में रूस के विस्तार के समक्ष कुमाऊँ और गढ़वाल एक अभेद्य दीवार की तरह विद्यमान थे। ठीक है, तिब्बत में रूस के विस्तार के समक्ष जो कुमाऊँ और गढ़वाल था वो एक अभेद्य दीवार की तरह थे। मतलब समझ रहे होगे कि वो दीवार की तरह खड़ा था, जो भेद नहीं की जा सकती जिस दीवार को। यूरोपवासियों को गढ़वाल से पश्चिमी तिब्बत में प्रवेश का मार्ग
सन 1624 ईस्वी में ही ज्ञात हो जाएगा। तो जो ये ब्रिटिशर्स मतलब यूरोप के जो लोग थे, उन्हें गढ़वाल से पश्चिमी तिब्बत, उन्हें पहले ही कब 1624 में ही पता चल गया था कि भारत के रास्ते या उत्तराखंड कुमाऊं गढ़वाल के रास्ते हम तिब्बत की ओर जा सकते हैं। ये उन्हें 1624 में ही यूरोप वालों को पता चल गया था। इसी वर्ष यानी कि 1624 में ही एंटोनियो डी एंड्राडे गढ़वाल के रास्ते तिब्बत के ही एक भूभाग शापरांग नामक स्थान पर पहुंचे। ठीक है, जो एंटोनियो डी एंड्राडे थे, ये एक फादर थे जो कि अपने धर्म का प्रचार करने के मकसद से गढ़वाल के रास्ते तिब्बत के ही एक भूभाग शॉपरांग नामक स्थान पर पहुंचे थे, जहां उनका मुख्य उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना था। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि धर्म प्रचार के लिए वो गए थे, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण था 11 अप्रैल सन 1626 में शपशंग में। तो इन्होंने जो है ये एंटोनियो एंड्राडे जब गढ़वाल के रास्ते तिब्बत गए तो इन्होंने वहाँ पर जाकर एक शपशंग में चर्च की स्थापना की। तो ये तो हो गई कि गढ़वाल का जो रास्ता है वो तिब्बत को जाता है, ये जो है कैसे कैसे लोगों को मालूम हुआ था। कुमाऊं तथा गढ़वाल के शासन प्रबंध में अंग्रेजों ने इन क्षेत्रों के सामरिक महत्व को सर्वोपरि रखा था, इसलिए उन्होंने यहाँ के जनमानस को जीतने का हर संभव प्रयास किया था। तो उन्होंने जो है, जो ये अंग्रेज लोग थे, इन्होंने बहुत, ऐसा नहीं है कि जैसा हर जगह शासन चला रहे हों वैसा ही, ऐसा माना जाता है कि कुमाऊं गढ़वाल में अंग्रेजों का शासन कुछ हद तक अच्छा था, सामरिक महत्व को सर्वोपरि इन्होंने रखा था। इसीलिए इन्होंने जो है लोगों को जीते, इसलिए इनके जो कार्य था, इनके कार्य को देख के जो उत्तराखंड कुमाऊं गढ़वाल के जो लोग थे, ये इनसे इनका दिल जीत चुके थे अंग्रेज लोग। ठीक है, तो स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं को उन्होंने पूर्ववत। अब क्या होता है कि कहीं हम जा रहे हैं और हम उनको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं तो लोग हमसे चिढ़ेंगे ना। किसी का बिहेवियर अगर ऐसा है कि वो कुछ काम नहीं करता और आप उससे कहो ज़बरदस्ती काम कर, तो उसको गुस्सा आएगा, है ना। तो उसको गुस्सा आएगा। तो ऐसे ही जो है अंग्रेज़ों ने क्या करा कि उनके जो रीति रिवाज थे उनको उन्होंने नहीं छेड़ा, क्योंकि अगर वो उनके रीति रिवाजों पे प्रतिबंध लगाते या उनके रीति रिवाजों को भला बुरा कहते तो उनको गुस्सा आता, वो लोग विरोधी हो जाते अंग्रेज़ों के और अंग्रेज़ों का वहाँ रहना दुश्वार हो जाता। तो इसीलिए उन्होंने जो है उनको जीतने का हर संभव प्रयास किया अंग्रेज़ों ने। उन्होंने जो उत्तराखंडियों के जो रीति रिवाज थे उनको पहले की तरह बनाए रखा, उनके रीति रिवाजों को कोई भी छेड़छाड़ नहीं की। यहाँ की जो आर्थिक स्थिति को सुधारने में उन्होंने अपना योगदान दिया था, वह भी बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक है, अंग्रेज़ों की वजह से यहाँ की जो आर्थिक स्थिति वो भी सुधरने लगी थी। लेकिन बुरी बात ये रही कि उन्होंने कुली बेगार जैसे नारकी विभज का। अब गलत बात ये रही कि पहाड़ का रास्ता था तो अंग्रेज़ों ने जो है कुली बेगार जैसी गंदी कुप्रथाओं में जो है दूरदर्शिता नहीं अपनाई थी। ठीक है, जो अंग्रेज लोग थे इन्होंने अपने फ़ायदा यहाँ पे देखा कि कुली बेगार जैसी इन्होंने प्रणाली को दूर मतलब हटाया नहीं, इन्होंने इसको चालू रखा। क्योंकि पहाड़ के रास्ते ऐसे होते हैं, ये लोग जो है इनको प्रॉब्लम होती थी और पहाड़ी लोग तो उनको आदत होती थी तो वो चढ़ जाते थे कैसे कैसे पहाड़ों पर। तो ये लोग उनसे कुली बेगार जैसे काम कराते थे। कुली बेगार मतलब फ्री फोकट में जो है ये अपना और अपने मेहमानों का सामान ढुआते थे ऊपर से नीचे पहाड़ियों में और इनसे जो है बेगार लिया करते थे फ्री में। देश में राष्ट्रीयता की भावना के विकास के साथ ही हमें यहाँ के जनमानस में राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति मिलती है, जिसके परिणाम स्वरूप स्थान स्थान पर जन आंदोलन हुए और सन 1947 में देश की स्वतंत्रता के साथ ही उत्तराखंड से भी अंग्रेजी आधिपत्य क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, तो जैसे धीरे धीरे ये कुली बेगार इस टाइप की जो कुप्रथाएं थी ये धीरे धीरे जो है बढ़ने लगी जनमानस में। अब क्योंकि बाकी जो पूरा भारत देश है वहाँ किसी न, जैसे कि मंगल पांडे की हरकत से जो है ये कारतूस वाले जो वाक़या था उससे मंगल पांडे में जो है एक अंदर से उनको चेतना जागी, तो उससे चेतना जागने से थोड़ी बहुत क्रांति की ज्वाला जली थी। ठीक है, तो जगह जगह थोड़े बहुत क्रांतिवीर हमें देखने के लिए मिले थे। इसी तरह से हमारे उत्तराखंड में भी बहुत से क्रांतिकारी हुए जिनके मन में राष्ट्रीय चेतना जागी थी। ठीक है, तो इन्होंने जगह जगह पर अपने राष्ट्र के लिए जगह जगह पर स्थान स्थान पर जन आंदोलन करवाए थे। आप इस बुक में पूरी बुक में आगे को आप पूरे पढ़ेंगे कि कैसे जो है स्वतंत्रता में
उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा उत्तराखंड को अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे आगे बुक में। अभी तो ये प्रस्तावना ही चल रही है, तो इसमें हम ओवरव्यू पूरी बुक का ले लेते हैं। ठीक है, कि आगे बुक में इस प्रस्तावना से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। स्वतंत्रता के साथ ही उत्तराखंड में भी जो है फिर जैसे ही हमें 1947 में आज़ादी मिली तो उत्तराखंड को भी आज़ादी मिल गई। तो प्रस्तुत पुस्तक, अब जो अजय रावत जी हैं वो कहते हैं कि जो पुस्तक है इनकी प्रस्तुत पुस्तक, उसमें उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास की प्रस्तुति का एक छोटा और पहला प्रयास किया गया है। मतलब अभी तक खास कोई ऐसी कोई बुक्स जो है देखने के लिए नहीं मिलती है, तो उन्होंने बोला है कि हम इस पुस्तक के माध्यम से एक छोटा सा प्रयास है हमारा राजनीतिक इतिहास को प्रस्तुत करने का। पुस्तक लेखन की जो प्रेरणा और सतत मनोत्साह वृद्धि के लिए वो कहते हैं कि वो सर्वप्रथम पिथौरागढ़ निवासी डॉक्टर श्यामलाल का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो क्यों व्यक्त करते हैं? क्योंकि जो श्यामलाल जी हैं उन्होंने कुमाऊं के चंद राज्यवंश अध्याय में संपूर्ण उनको सहायता प्रदान की। तो यहाँ पे जो है हमने पूरा ओवरव्यू देख लिया है इस प्रस्तावना का। इसके बाद इनने लास्ट में बस यही अपनी बुक्स के बारे में लिखा है कि किस किस ने उनकी हेल्प की, किस जगह पे हेल्प की, किस टॉपिक पे हेल्प की। ये सब चीज़ें अजय रावत जी ने अपनी इस प्रस्तावना में बताया है। तो ठीक है, हम प्रस्तावना देख चुके हैं कि कैसे हम जो है पाषाण युग, हमें पाषाणकालीन भी हमें यहाँ पे साक्ष्य देखने के लिए मिलते हैं और हमें यहाँ पे पाषाणकालीन देखने के लिए मिलते हैं। फिर प्राचीन काल में उडियारों में हमें लेखन देखने के लिए मिलते हैं, जो चित्र उकेरे गए हैं वो देखने के लिए मिलते हैं उनके शैलाश्रयों में। उसके बाद अगर हम कुछ और आगे कुड़िंद वंश की तरफ को आते हैं तो वहाँ पे हमें कुड़िंद और योद्धियों के जो है सिक्के, तांबे और चांदी के सिक्के देखने के लिए मिलते हैं। वो सिक्के ढलाए गए हैं। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हम चंद वंश और परमार वंश यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। परमार वंश या पवार वंश दोनों कहा जाता है उनको, वो पढ़ने वाले हैं। पवार वंश जो था वो गढ़वाल में राज करता था और जो चंद वंश था, चंद डायनेस्टी थी, वो कुमाऊं में शासन करती थी। ठीक है, तो चंद और कुमाऊं वंश के बाद हम देखते हैं कि कुछ टाइम यहाँ उत्तराखंड में नेपाल के गोरखालों का भी जो है शासन रहा लगभग 25 सालों तक। और बहुत क्रूरता वाला शासन जो था वो गोरखों का ही था। इन्होंने बहुत क्रूर वाली हरकतें जो है कर दी थी, मतलब एक खतरनाक वाली जो इन्होंने बहुत गंदी इन्होंने दंड प्रथाएं रखी थी। कढ़ाई में दीप, जलते तेल में हाथ डालना, इस तरह से बहुत गंदी इन्होंने सजा रखी थी। तो बहुत कुप्रथा, बहुत उद्दंड इन्होंने फैलाया था पूरे उत्तराखंड में गोरखा वालों ने। तो उसके बाद गोरखियालियों के बाद हमें यहाँ पे कुछ टाइम अंग्रेज़ों का शासन देखने के लिए मिलता है और अंग्रेज़ों के शासन के साथ साथ यहाँ पे एक रियासत के रूप में टिहरी में जो है राजा का शासन भी देखने के लिए मिलता है। तो इस तरीके से फिर धीरे धीरे अंग्रेजी वर्चस्व हो ही जाता है और उसके बाद जो है कुछ टाइम बाद क्रांति की लहरें हमारे उत्तराखंड में दौड़ती हैं, क्योंकि पूरे भारत में दौड़ रही होती है तो उत्तराखंड कैसे पीछे रहता। तो उत्तराखंड में भी क्रांतिकारी लहरें दौड़ती हैं और 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ उस समय उत्तराखंड भी हमारा आज़ाद हो जाता है ब्रिटिशर्स से। तो ये इतना जो है इन्होंने प्रस्तावना में बताया है कि आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये सब चीज़ें इन्होंने शॉर्ट में एक प्रस्तावना में अजय रावत जी ने हमें पूरी एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, लास्ट में इन्होंने धन्यवाद दिया है जिन जिन ने इनकी हेल्प की है। तो ये आपको इतनी खास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे इसमें बहुत सारे नाम होंगे जो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन होगा इन नेम्स का। ठीक है, तो ये हमने जो है इतना ये कंप्लीट हो गया हमारा प्रस्तावना की अगर हम बात करें। इसके बाद हम आपको मैं ये बता देती हूँ कि हम आगे क्या क्या चैप्टर्स लाइन वाइज पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा एक उत्तराखंड का परिचय रहेगा। उत्तराखंड के बारे में हम एक परिचय के तौर पे हमने अपनी सीरीज़ का इंट्रोडक्शन किया है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम उत्तराखंड एक परिचय जो चैप्टर है उसमें उत्तराखंड के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम कुमाऊं और गढ़वाल के वंश के बारे में जानेंगे कि कुमाऊं का जो चंद राज्य वंश है और गढ़वाल का परमार वंश है। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर हैं, बड़े चैप्टर हैं। ये चंद वंश की पूरी डायनेस्टी इसमें दिखाई गई है।
फिर हम परमार वंश पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा जिस तरह से हमने प्रस्तावना में देखा कि किसके बाद कौन आया, उसी तरह से हमारे ये चैप्टर जो है चलते जाएंगे। ठीक है, तो हम एक सीरीज़ से एक लाइन से में पढ़ने वाले हैं, तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि हम कहीं से भी उठा के कुछ भी नहीं पढ़ने, हम एक लाइन सीरीज़ से हम इसको चलने वाले हैं और इस बुक को इस महीने तक कंप्लीट ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप बने रहिएगा इस चैनल के साथ। तो हम आपको यहाँ पे तराई भाबर का इतिहास होते हुए स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की क्या भूमिका रही, आज़ादी दिलाने के लिए, तो उत्तराखंड के निवासियों की क्या भूमिका यहाँ पे रही, यहाँ तक हम इस बुक को पढ़ने वाले हैं। तो इतना काफ़ी है। अगर आप इससे इतने क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर आप इस बुक को यहाँ पे समझने के बाद खुद से सेल्फ स्टडी से 3 बार और पढ़ लेते हैं, अपनी सेल्फ स्टडी के बाद, मतलब यहाँ पे अगर मैं आपको समझा रही हूँ तो आप एक बार खुद से रिवीजन कर लीजिए कि क्या पढ़ा आपने। ठीक है, एक बार 2 घंटे के बाद आप इस पहले यहाँ पे देखिए, 2 घंटे के बाद 2 घंटे आप कुछ भी जो भी आपको अगला पढ़ना है वो पढ़ के 2 घंटे बाद आप इसको दोबारा एक बार रिवाइज़ कीजिए, नेक्स्ट डे अगेन रिवाइज़ कीजिए, उसके नेक्स्ट डे अगेन रिवाइज़ कीजिए। और अगर आप लाइन वाइज चलते हैं तो आप जो है इस बुक को 3 बार कम से कम इसको कंप्लीट कर लीजिए। इससे आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर, एक बार में मैं नहीं कहती हूँ कि आपको सब कुछ इस बुक से क्लियर होगा, क्योंकि एक अच्छी मतलब उसमें लिखी गई बुक है ये, कि आसानी से समझ में आपको नहीं आएगी। अगर कोई नया बंदा इस बुक को पढ़ रहा है तो उसको एक बार में ये बुक समझ में आ जाए, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। तो इसीलिए इस बुक को पढ़ने के लिए जो है आपको बहुत गट्स चाहिए, कम से कम 3 बार आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, तब ये आपको समझ आने लगेगी। ठीक है, 3rd टाइम या 2nd टाइम में आपको थोड़ी बहुत ये समझ आने लगेगी। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आप ये मत सोचिएगा। आप आधा पेपर आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा अगर आपने इस बुक को पढ़ लिया तो आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट डे से हम जो है इसमें से कुछ स्टार्ट करने वाले हैं, उत्तराखंड एक परिचय करके चैप्टर हम जो है इसमें स्टार्ट करने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।